in decimals. Yeah, we want an accurate answer, and most importantly, we want to have an answer which we can interpret. This answer 0.036 we cannot interpret. इसका मतलब क्या है? So the interpretation would be if you multiply it with 1000, it will be 38.6 per thousand person. So in this example, if you multiply with this 1000, the 0.0386 would change into 38.6. And anyone else जो ये next try करना चाहेगा, I have to see जो लोग यहाँ पे हैं, let me just check कौन कौन है इधर. Okay, many have joined now. Ramsha, Parkha, there are so many. Manahil, Ji, anyone who wants to try this one? Ji, for the non-diabetic woman, क्या equation होगी जी? सर Sorry. नॉन डायबिटिक के लिए यही 511 डिवाइडेड बाय 36,653 करेंगे. Mm-hmm. Mm-hmm. देन विल मल्टीप्लाई विद 1000 और That's fine. 10,000 देखेंगे कि That's उसका fine. पॉइंट कब. तो आप ये बताइए कि हमने 511 क्यों लिया है? हमने why we have taken this 511 for the क्योंकि न्यू non-diabetic? केसेस है. नहीं, न्यू केसेस की बात नहीं है, ये डेथ्स हुई हैं इनकी. अगर आप इधर देखें तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है. ये डेथ्स के बता रहे हैं ना, इंसिडेंस डेंसिटी रेट ऑफ डेथ्स, तो ये तो डेथ की बात इधर हो रही है. ठीक है, तो इंसिडेंस तो डिजीज की बात होती है, न्यू केसेस की बात होती है, लेकिन इधर डेथ्स में उसको चेंज कर दिया गया. तो वी कैन यू प्लीज रिपीट द डिफरेंस बिटवीन सर ये जो इंसिडेंस रेट और इंसिडेंस डेंसिटी था. जी ज़रूर. मैं बल्कि पहले से ही बता देता हूँ. लेट मी जस्ट रिपीट दैट. देखें, एक है इंसिडेंस रेट और एक है इंसिडेंस डेंसिटी. ठीक है, ये इसकी बात हो रही थी. सो इंसिडेंस रेट क्या चीज़ है? इंसिडेंस रेट ये चीज़ है कि जब हम एक पॉपुलेशन को फॉलो करते हैं सारे टाइम पीरियड के लिए. ठीक है, ये एक मिनट जस्ट चेक दैट इंसिडेंस डेथ. एक मिनट जस्ट होल्ड यार, ये क्या हो रहा है? इंसिडेंस रेट क्या चीज़ है? इंसिडेंस रेट ऑफ अ डिजीज डिफाइन नंबर ऑफ न्यू केसेस जो हमारे पास आते हैं. ठीक है, during a specified period of time. Let me just remove this heading and all that ताकि clear हो जाए. Okay. So incidence rate में हमारे पास क्या होते हैं? इधर ये बना भी हुआ है, number of new cases होते हैं for disease. ठीक है, number of new cases जो भी होंगे हमारे पास. आपने आज आप एक किसी गांव गए हैं एक पॉपुलेशन में, और आप उधर देख रहे हैं कि जी एक साल में कितने बंदों को डायबिटीज़ के नए केसेस आते हैं, तो वो तो नुमेरेटर है. वो चाहे इंसिडेंस डेंसिटी हो या कुमुलेटिव इंसिडेंस हो, वो दोनों के लिए सिमिलर ही होता है. जो चेंज आता है ना, वो डिनोमिनेटर में आता है. डिनोमिनेटर में क्या होता है कि वहाँ पे, अगर मैंने सुना पहले अगर लिखा भी हुआ है, अगर 100 की पॉपुलेशन है, ठीक है जी, 1000 की पॉपुलेशन है फॉर एग्जांपल, ये इधर मैंने बनाया भी हुआ इनफैक्ट. तो अगर हम इन सबको सब टाइम के लिए फॉलो कर लें, ठीक है, अगर 100 की पॉपुलेशन है एक गाँव में, ठीक है, 100 की पॉपुलेशन है, एक्सक्यूज मी और सर. जी 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 जी. सर कुछ स्टूडेंट्स हैं सर, उन्हें वो क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते सर. उन्हें अलाउ कर दे कि सर क्लास ज्वाइन कर लें. ओके, श्योर श्योर श्योर. आई विश कि ये टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा. आई होप दे हैव जॉइन नाउ. अस्सलामुअलैकुम सर. सर ये किसी लड़की ने मेरे नाम से ज्वाइन किया हुआ है. तो अब क्या नाम है आपका? आई डोंट नो योर नेम एक्चुअली. अरसलान खान सर. ये कोई लड़की है सर अरसलान खान के नाम से. सर इसको बोले नाम चेंज कर. चलिए, इसके बारे में डिस्कशन फिर बाद में करते हैं क्लास के बाद. ठीक है.
So if there's डॉक्टर साहब जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनके लिए आंसर है कि अगर एक कम्युनिटी में 100 पॉपुलेशन है फीमेल्स की, और हम उसको अगर फॉलो करते हैं थ्रू आउट 1 ईयर, हमारी जो स्टडी का टाइम पीरियड है, तो हमारे सारे डिनोमिनेटर में 100 के 100 आ जाएंगे। ठीक है, ये तो। और हमारे पास उस 1 ईयर में हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 केसेस आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। ठीक है, सो ये तो हो गया एक इशू जो हमसे रिलेटेड है कि जब हम सब लोगों को सब टाइम पीरियड के लिए फॉलो करते हैं। ठीक है, ये डिनोमिनेटर से रिलेटेड है। और दूसरी क्या कंडीशन है, जब हम इन 100 के 100 को फुल टाइम पीरियड के लिए फॉलो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, फॉर एग्जांपल इनमें से 25 जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं और 5 की डेथ हो जाती है फ्रॉम सम अदर रीज़न। ठीक है, तो ये वो दूसरी सिचुएशन है जिसमें हम सब टाइम पीरियड के उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आर नॉट ऑब्जर्व फॉर द फुल टाइम पीरियड। तो ये दो एलिमेंट्स हैं जो आपने देखने होते हैं डिनोमिनेटर में। जब आप एक इंसिडेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पॉपुलेशन में ये इश्यूज आते हैं आपके पास। ठीक है जी। और इसकी बात हो चुकी थी कि इंसिडेंस जो है एक मेजर ऑफ रिस्क है बिकॉज यू सी पीपल फ्रॉम अ नॉन डिजीज स्टेज टू अ डिजीज स्टेट, तो इसलिए ये मेजर ऑफ रिस्क है। और हम इसको रिस्क को किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप में फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फीमेल ग्रुप में, किसी खास ऑक्यूपेशन में, किसी भी खास स्पेसिफिक एलिमेंट में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हमने पहले बात की थी कि डिनोमिनेटर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एट रिस्क पॉपुलेशन को। एंड इफ फॉर एग्जांपल यू आर calculating the incidence rate of uterine cancer or breast cancer, so for the incidence rate आपके डिनोमिनेटर में वो पॉपुलेशन होगी जो एट रिस्क होगी। इन दैट केस, इन एन एग्जांपल ऑफ यूट्राइन कैंसर, डिनोमिनेटर में सिर्फ फीमेल्स ही आनी चाहिए ना, उसमें मेल्स तो नहीं आएंगे। सो ऑफ कोर्स यू विल रिमूव द मेल पॉपुलेशन फ्रॉम द डिनोमिनेटर बिकॉज एट रिस्क पॉपुलेशन जो होती है वो डिनोमिनेटर में आएगी। ये बात हो गई है। ये बात मैंने भी कर दी कि जब आप फुल टाइम पीरियड के लिए उनको, डिफाइंड टाइम पीरियड के लिए उनको फॉलो करते हैं एंटायर पीरियड के लिए, तो हम डिनोमिनेटर में सारा पॉपुलेशन लेते हैं। एंड दैट टाइम पीरियड कैन बी आर्बिट्री, इट्स योर ओन चॉइस। इट कैन बी 1 वीक, इट कैन बी 1 मंथ, इट कैन बी 1 ईयर। It depends on the study and your resources as well. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि हम सारे लोगों को सारे टाइम पीरियड के लिए फॉलो करते हैं। Using a period of time during which all of the individuals, ये देखिए, during which all of the individuals in the population are considered to be at risk for the outcome is called cumulative incidence. ठीक है जी। Using a period of time during which all of the individuals in the population are considered to be at risk, जो हमने बात की थी, all the population की जब हमने बात की है कि हम सबको फॉलो करें, तो हम cumulative incidence को कहते हैं। और ये क्या है, जब हम when all people are not observed for the full time period। तो डॉक्टर साहब क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से हम नहीं फॉलो कर पाते हैं कुछ लोगों को फुल टाइम पीरियड के लिए? कौन बताएगा? सर या डेथ्स हो जाती हैं और या माइग्रेट कर जाते हैं वो। जी, वो मतलब आप गांव में एक स्टडी कर रहे हैं, वो लोग किसी और गांव शिफ्ट हो जाते हैं, या उनकी डेथ हो जाती है किसी और रीज़न की वजह से, या वो आप बस किसी भी रीज़न से आपकी स्टडी में नहीं शामिल होना चाहते हैं, there may be some other reasons, personal reasons. So you cannot follow them for the full time period. So that's an issue. So हम इसको जो एक्सप्रेस करते हैं वो पर्सन मंथ्स या पर्सन ईयर्स में एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम मंथ्स में स्टडी कर रहे हैं तो पर्सन मंथ्स कहेंगे, ईयर्स में कर रहे हैं तो पर्सन ईयर्स कहेंगे। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, आपको एक गिवन होती हैं सारी चीज़ें, जिस तरह आपने एग्जाम्पल में भी देखा, आपको गिवन होती हैं, ऊपर तो वही नंबर ऑफ न्यू केसेस आते हैं। ठीक है, इसको हम इंसिडेंस डेंसिटी कहते हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा पीछे कि क्या फ़र्क है दोनों में, तो कुमुलेटिव इंसिडेंस में हम फुल टाइम पीरियड के लिए सारे लोगों को फॉलो करते हैं। इंसिडेंस डेंसिटी में हम सारे लोगों को सारे टाइम पीरियड के लिए फॉलो नहीं कर पाते, तो उधर हम इंसिडेंस डेंसिटी को यूज करते हैं। इज इट क्लियर नाउ डॉक्टर साहब जिन्होंने पूछा? Yes, sir. ओके।
सो इसमें इंसिडेंस डेंसिटी में जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ न्यू केसेस, वो तो दोनों के लिए सिमिलर ही है, चाहे वो कुमुलेटिव इंसिडेंस हो चाहे वो इंसिडेंस डेंसिटी हो, ये चीज़ तो दोनों में सिमिलर है। जो चीज़ चेंज है वो ये है डिनोमिनेटर, क्योंकि कुमुलेटिव इंसिडेंस में हम सब लोगों को सब टाइम पीरियड के लिए फॉलो करते हैं, तो उसमें तो टोटल हमारे पास बंदे आ जाते हैं। डेंसिटी में, इंसिडेंस डेंसिटी में चूंकि हम नहीं फॉलो कर पाते, तो हम पर्सन टाइम ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जो आपको गिवन होती है क्वेश्चन में। ओके, सो दैट वाज अ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस भी किया था क्लास में। अरसलान तुम ही बताओ, ये हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं इधर 1 लाख से इस इक्वेशन को और 100,000 से? जी अरसलान। ओके, अनीला खान और अम्माद और अली आरिफ, कैन यू हेयर मी? यस सर। सर हम लोग इसलिए करते हैं टू गेट अ मीनिंगफुल वैल्यू, ताकि हम लोग उसको आगे जाके यूटिलाइज कर सके कम्युनिटी बेस्ड स्टडीज़ के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, क्योंकि ऐसे नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है अक्सर डेसिमल में आंसर्स आ जाते हैं। हाँ, और यूजुअली आपके लिए कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। अगर सारी दुनिया जो है वो पर 1 लाख या पर 100,000 में एक्सप्रेस कर रही है अपने डाटा को, तो आपको भी तो ऐसे ही एक्सप्रेस करना चाहिए ना। फिर आप कंपैरिजन कैसे करेंगे अपनी अपनी स्टडी का? सो दैट्स एन यस इशू एज सर। वेल। तो मतलब यस सर। आपको वैसे ही करना चाहिए जैसे बाकी सारे कर रहे हैं, ताकि आप अपना कंपैरिजन उनके साथ कर सकें आराम से। तो ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए जानना। ठीक है जी, ओके जी। अरसलान, you have raised a hand, so what's your question or what's your input? सर स्टूडेंट सर अलाउ नहीं हो रहे सर, काफी मैंने स्टूडेंट्स वो कह रहे कि सर। मैंने मैंने तो अलाउ कर दिया है इधर से, मैंने काफ़ी लोगों को अलाउ किया, अभी 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 अलाउ किया। मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि आप 4 PM ज्वाइन करें, so it's easy for me and for you to allow and all that, so there was a very clear message. यस सर, सर आई फॉरवर्डेड टू देम बट स्टिल सर। हाँ, मैंने इनको एक्सेप्ट कर दिया अभी, और नाउ द स्ट्रेंथ इज अराउंड 61, so आई एम श्योर most of them are here. Okay. So डॉक्टर साहब said the right answer कि हम डेसिमल्स में नहीं करना चाहते, क्योंकि we want to compare our data as well. ठीक है जी। फिर इंसिडेंस डेंसिटी ऑफ डेथ की बात हुई थी इस एग्जांपल में, वो हमने कर ली है। अब हम आगे चलते हैं। आइडेंटिफाइंग न्यू केसेस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इंसिडेंस। अब आप इंसिडेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसा मैंने आपको पहले कहा कि आप किसी गांव में जाते हैं। Okay, now I won't allow anyone after this because that's an issue कि मैं बार बार accept करूँ, There सर must सर be वो join. सर नेट इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो अगर इस तरह हो जाए तो फिर क्लास एक दफ़ा अगर लीव किया तो फिर ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। नहीं, दोबारा ज्वाइन आप कर सकते हैं, दोबारा मुझे एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा सर, एक ही ठीक दफा एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है। ठीक है सर। ओके, सो इधर हम बात कर रहे हैं कि जब आप एक पॉपुलेशन में जाते हैं इंसिडेंस फाइंड आउट करने के लिए न्यू केसेस के लिए, तो पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे ना पॉपुलेशन को, किस गांव में जा रहे हैं। शकरगढ़ जा रहे हैं, चारसदा के किसी गांव जा रहे हैं, शेरगढ़ जा रहे हैं, सॉरी चकदरा के किसी गांव जा रहे हैं, तो पहले तो आप डिफाइन करेंगे पॉपुलेशन को। जब आप उधर जाएंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको वहां पे पता चलेगा डायबिटीज मेलाइटिस का फॉर एग्जांपल वहां पे 10,000 पॉपुलेशन है उस गांव में, तो मेजॉरिटी को तो डायबिटीज नहीं होगी ना। ठीक है, कुछ होंगे फॉर एग्जांपल इनमें से 10,000 में से एग्जांपल है 500 को शायद डायबिटीज होगी। मेजॉरिटी को तो वहाँ पे डायबिटीज नहीं होगी। मेजॉरिटी तो चंक होगा, ये इतना बड़ा जो बॉक्स बना हुआ है, उनको तो डिजीज नहीं होगी, कुछ को होगी, नहीं 500 को होगी। तो जो 500 केसेस हैं ये आपके प्रेवलेंट केसेस हैं जो ऑलरेडी मौजूद होते हैं उस कम्युनिटी में, यानी जो पहले से आपके होते हैं कम्युनिटी में, उनको हम साइट पे कर देते हैं बिकॉज दे ऑलरेडी हैव द डिजीज।
So those who have the disease, we separate them, and we follow those only who do not have the disease at the baseline. यानी जिनको ऑलरेडी डिजीज होती है वो तो निकल जाते हैं इसमें से, और हम फिर क्योंकि उनको तो ऑलरेडी डिजीज है, उनमें हम क्या इंसिडेंस फाइंड आउट करेंगे, उसमें तो हम इंसिडेंस फाइंड नहीं आउट कर सकते, उनको तो ऑलरेडी डिजीज है। हम किन को आगे लेके चलते हैं, जिनको बीमारी नहीं होती, यानी 9500 को, और फिर हम उनको टाइम देते हैं, 1 साल 2 साल 5 years, डिपेंडिंग ऑन दी रिसोर्सेज जो मैंने पहले कहा इन योर रिसर्च। वी फॉलो देम एंड वी फॉलो ओनली दोज who did not have the disease at the baseline, उनको फिर हम आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या होता है इनके साथ आगे फ्यूचर में। Did you get this figure? Yes, sir. Okay. तो जब वो हमारे पास आ जाते हैं, यही जो लोग थे जिनको बेस लाइन पे डिजीज नहीं थी, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको 1 year देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 year देते हैं या 5 year देते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। तो जब हम उनको फॉलो करते हैं 9500 को, जो पीछे हमारे गांव में जो बाकी जिनको बीमारी नहीं थी, उनको 1 साल बाद हम दोबारा देखते हैं कि भाई देखते हैं इनमें नए केसेस, क्योंकि 1 साल हम उनको फॉलो किया, वो नए केसेस हम देखते हैं कि ओके 2 महीने बाद कितने केसेस आए, 3 महीने बाद कितने आए, और सारे साल में टोटल कितने आए, तो पता चलता है 9500 में से ऑलमोस्ट 500 को और जो है वो डायबिटीज हो जाती है। तो ये 500 जो आपके पास ये नए केसेस आए, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है, कोई बताएगा? जी कोई बताएगा? क्या नहीं है मी डॉक्टर साहब? सर ये न्यू केसेस में आएंगे ना सर, न्यूमरेटर की जगह पे? जी न्यू केसेस हैं, तो न्यू केसेस को हम क्या कहते हैं एपी की टर्म में, एपिडेमियोलॉजी में न्यू केसेस को क्या कहा जाता है? लिखा भी हुआ है भाई। इंसिडेंट केसेस। जी Develop? तो ये इंसिडेंट केसेस है ना, इंसिडेंट्स। हम उनको रीस्क्रीन कर रहे हैं दोबारा आफ्टर 1 year या ड्यूरिंग दी 1 year, और हम देखते हैं कि 9500 में से इवेंचुअली इन आर 1 year ऑफ स्टडी 500 डेवलप or 500 have diabetes mellitus or any other disease. So these 500 new cases are incident cases. Did you get this point? Yes, sir. फिर prevalence आ जाती है जी। Prevalence is defined as the number of effective person, old plus new, present in the population at a specified time divided by the number of person in the population at that time. Prevalence क्या चीज़ है? Incidence तो ये चीज़ है कि सिर्फ new cases। प्रेवलेंस ये चीज है ओल्ड प्लस न्यू केसेस, चाहे उस बंदे को आज डायबिटीज हुई है या उसको 10 सालों से है या 15 सालों से या 5 सालों से है, वो सारे प्रेवलेंस में आ जाएंगे। मुझे नहीं मैटर करता कि उसको आज हुई है डायग्नोज, कल हुई है या 10 सालों से या 15 सालों से, वो सारे बस मेरी प्रेवलेंस में आ जाएंगे, ओल्ड प्लस न्यू केसेस। सो नंबर ऑफ केसेस जिस तरह आप देख रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ केसेस की बात हो रही है, नंबर ऑफ न्यू केसेस की बात नहीं हो रही। पर 1000 भी हम कर सकते हैं, पर 10,000 भी, पर 100,000 भी, डिपेंड्स कि आप उसको कैसे लेके चलना चाहते हैं। इट्स एन आर्बिट्री नंबर, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इट्स योर ओन चॉइस। So number of cases of disease present in the population at a specified time and divided by the number of person in the population at that specified time, कि उस population में उस time कितने लोग मौजूद हैं। For example, अगर हमें prevalence arthritis की फाइंड आउट करनी है in a certain community, और हम हाउस होल्ड जाते हैं हर कम्युनिटी में और उनसे इंटरव्यू करते हैं या फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और हम जानना चाहते हैं कि उस दिन कितने लोगों को आर्थराइटिस है, ठीक है, मुझे ये मैटर, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे ये मैटर नहीं करता कि उसको आज सुबह डायग्नोज हुआ आर्थराइटिस, कल हुआ है, परसों हुआ है। मैं पूछता हूँ भाई अभी अभी आपको है कि नहीं है आर्थराइटिस, मैं उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करता हूँ, इंटरव्यू से मुझे पता चलता है। तो वो मेरी सारे प्रेवलेंट केसेस आ जाते हैं, नहीं मेरे पास न्यूमरेटर आ जाता है, ये चीज नंबर ऑफ केसेस। और जो डिनोमिनेटर है दैट इज द नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पॉपुलेशन। अब सबके सबको तो आर्थराइटिस नहीं होगा ना, सारी पॉपुलेशन जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। एनी क्वेश्चंस?
You need to talk to me जी, मुझे नो सर। ओके। क्लियर है सर। सो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है इंसिडेंस और प्रेवलेंस में? इंसिडेंस Sir, इंसिडेंस और incidence is प्रेवलेंस about the new cases and prevalence is about both the new cases and old cases. ओके। आपको रिस्क किस में पता चलता है? इंसिडेंस में सर। Incidence. इंसिडेंट में। Incidence. क्यों रीजन, लॉजिक क्या है? उसमें सर मतलब हम खुद New डेवलपमेंट ऑफ cases. डिजीज देख रहे होते हैं कि नॉन डिजीज स्टेट से वो डिजीज स्टेट में कैसे जा रहा है। जबरदस्त, बहुत अच्छे। यानी आपने एक साल उसको फॉलो किया, आपके सामने एक बंदे में डायबिटीज या कोई और बीमारी आती है तो एक बंदा नॉन डिजीज से डिजीज स्टेज की तरफ आपके सामने जाता है, सो यू कैन डिटरमिन द रिस्क ऑफ डिजीज। प्रेवलेंस में तो ये नहीं है। प्रेवलेंस में तो आप जाते हैं, पूछते हैं या एग्जामिन करते हैं, पूछते हैं भाई डायबिटीज है नहीं, तो आपको रिस्क ऑफ डिजीज का नहीं पता चलता, बिकॉज डिजीज कैन बी for last 10 years, for 20 years, for 15 years, whatever, or for the last 5 days. So you don't know the risk of the disease through prevalence, although it can tell you a very important thing, and which is the burden of disease. वो हम आगे बात करते हैं। ये नहीं है कि prevalence का फायदा कुछ नहीं है, इसका भी फायदा है, but it tells you about the burden of disease, not the risk of disease. So if we wish to, जिस तरह अभी पहले बात हुई कि अगर हमने रिस्क को मेजर करना है, so we must use incidence, because in contrast to prevalence, it only uses new cases or events and a specified time. ठीक है जी? तो चूंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ there are only new cases which changed from non-disease to disease stage, that is why when we want to measure the risk, we use incidence. ठीक है? मैं फिर कह रहा हूँ कि ये नहीं कि प्रेवलेंस का कोई फायदा नहीं है, उसकी भी यूटिलाइजेशन है बड़ी जबरदस्त, वो हम आगे बात करेंगे, बिकॉज इट टेल्स यू द बर्डन ऑफ डिजीज। जो मैंने पीछे लेक्चर जब शुरू किया था तो मैंने आपके साथ 2-3 आर्टिकल्स शेयर किए थे, तो उससे आपको, जिस तरह हम सिगरेट स्मोकिंग की बात करते हैं कम्युनिटी में कि टीनेजर्स में सिगरेट स्मोकिंग की प्रेवलेंस क्या है, तो हम टीनेजर से तो नहीं पूछते कि तुमने, हम पूछते हैं भाई तुम सिगरेट पीते हो कि नहीं पीते। हमें ये मैटर नहीं करता कि टीनेजर ने आज शुरू की है, कल शुरू किया या 5 सालों से पी रहा है। Okay, it won't tell you about the risk, but it will definitely tell us about the burden of that cigarette smoking or any other disease or any other health element. फिर इसमें एक और चीज आ जाती है which is जिस तरह हमने इंसिडेंस में बात की थी, इंसिडेंस cumulative इंसिडेंस की और इंसिडेंस डेंसिटी की। cumulative इंसिडेंस क्या है, कौन बताएगा? जी कौन बताएगा? सर इसमें हम पॉपुलेशन को होल टाइम के लिए ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जितनी भी पॉपुलेशन होती है जो हमारी स्टडी में होती है उसको हम फॉर द होल टाइम पीरियड ऑफ आवर टाइम रिसर्च पीरियड फॉलो वी आर करते हैं। ऑब्जर्विंग। एंड व्हाट अबाउट द इंसिडेंस डेंसिटी? सर सर उसमें होल टाइम के लिए नहीं करते, उसमें सर लैप आ जाता है ड्यू टू डेथ हो रहा थी इंसिडेंस। जी बिल्कुल, उसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास लोग मिस हो जाते हैं बिकॉज उनकी डेथ हो जाती है किसी और रीजन से या वो माइग्रेट कर जाते हैं। सो उधर 2 टाइप्स थे, एक cumulative इंसिडेंस था और एक इंसिडेंस डेंसिटी था। इधर भी 2 आ रहे हैं, इधर एक पॉइंट प्रेवलेंस है और एक पीरियड प्रेवलेंस है। पॉइंट प्रेवलेंस क्या है? जिस तरह नाम से ही आपको समझ आ रही हो कि पॉइंट, इस पॉइंट पे प्रेवलेंस ऑफ डिजीज एट अ सर्टेन पॉइंट। और पीरियड क्या है? हाउ मेनी पीपल हैव द डिजीज एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग सर्टेन टाइम पीरियड। यानी मैं आपको कहता हूँ कि जी पिछले 1 साल में, तो ये पीरियड प्रेवलेंस है। पॉइंट कहता हूँ मैं इस वक्त, आपको क्या है इसकी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। पॉइंट प्रेवलेंस की एग्जांपल है, डू यू करंटली हैव एस्थमा राइट नाउ? सो if you ask someone, do you currently have asthma currently now, so this is point prevalence. Probably उसको पहले हो लेकिन अभी ना हो। asthma it's something जो अभी नहीं होगा उसको। ठीक है जी? एलर्जिक एलिमेंट्स है ना इसमें ज्यादा, तो शायद प्रॉब्लम उसको अभी नहीं है। लेकिन अगर मैं ही सवाल ऐसे पूछता हूँ, हैव यू हैड एस्थमा ड्यूरिंग द लास्ट 4 years, 5 years, 1 year, so this is period prevalence. This is the main difference between the two, point prevalence and period prevalence. Did you get it? Gee, any questions?
आसमा शाह, मदीहा, खिजर, मारवा, आप लोग हैं हमारे साथ या नहीं? ओके, सो ये आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब आप सवाल इस तरह पूछें अपनी रिसर्च में कि डू यू करंटली हैव एस्थमा, देन यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट प्रेवलेंस. You currently have asthma, or have you had asthma during the last 1-2 years? This is period prevalence. Okay. Sorry. अब आप मुझे बताइए, एक्सरसाइज आपके सामने, बड़े जरा देख के मुझे जवाब देना. केस 1, 2, let me turn on the pen, the laser. ये केस 1 है, ये केस 2 है. ये पहले आपको ड्यूरेशन बता देता हूँ. जनवरी 2007 से दिसंबर 2000 तक की ड्यूरेशन है, और उसके बाद की और उससे पहले भी है. ये केस देखें, स्टार्ट ऑफ इलनेस आपको बताया, जो डॉट है स्टार्ट ऑफ इलनेस एंड द लाइन इज ड्यूरेशन ऑफ इलनेस. सो केस 1 जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, केस 2 यहाँ से यहाँ तक है, एंड सो ऑन. सवाल मेरा ये है कि इंसिडेंस इन ईयर 2007 क्या है? कौन बताएगा? कौन कौन सा केस है ये आपने बताना है. इंसिडेंस. केस 3. Okay. That's it. Case 3. That's it. Case 1. 8, 3, 8, 4, 3, 4, 5, 8. Okay. So मुझे कौन exactly बताएगा? तो बड़े मिक्स आंसर है. 3, 4, 5 and 8. जी, कोई मेल स्टूडेंट बोल रहा था, ठीक बोल रहा था, प्लीज बताइए. Three, 4, 5 and 8. जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया आपने. न्यू केसेस की बात हो रही है ना. इंसिडेंस इन ईयर 2007, पूरे 2007 में क्या इंसिडेंस था डिजीज का? तो आप देख सकते हैं केस 1 तो 2007 से पहले हुआ है, केस 2 भी 2007 से पहले हुआ है, 3 जो है वो 2007 में हुआ है, 4 2007 में हुआ है, 5 हुआ है, 6 तो 7 के बाद हुआ है, 7 2007 से पहले हुआ है. तो देयर आर 3 new cases in 2007. 3, 4, 5 and 8. Point prevalence at January 1st. Point prevalence. 1, 2 and 7. Okay, so January 1st ये लाइन है, right? So आपकी जो prevalence आ रही है, बिल्कुल आपने ठीक बताया. 1 आप देख सकते हैं केस इसको क्रॉस कर रहा है, बिल्कुल पॉइंट prevalence यहाँ पे है. 2 and 3. Any questions? यहाँ पे किसी का कोई सवाल है, प्लीज पूछे. कुछ चीज क्लियर नहीं है तो. सर मुझे नहीं समझ आई है. बी या ए? बी. देखिए पॉइंट प्रेवलेंस का क्या है कि इस डू यू करंटली हैव एस्थमा, अभी हमने पीछे बात की थी ना. तो अगर मैं इस टाइम पे जनवरी 1st जाके बात करूं उससे कि तुम्हें क्या प्रेवलेंस है कि नहीं है, तो केस 1 मुझे कहेगा ना कि है मुझे, क्योंकि उसकी तो इलनेस ड्यूरेशन अभी चल रही है. कहेगा कि नहीं? यस. केस 2 भी मुझे बोलेगा कि हाँ मुझे है, क्योंकि तो उसकी तो इलनेस अभी चल रही है जनवरी 1st पे. बाकी तो उसके बाद है और केस 7 भी जनवरी 1st को अगर मैं जाऊं उससे पूछूं कि तुम्हें अभी एस्थमा है, वो भी कहेगा मुझे एस्थमा है, क्योंकि उसकी ड्यूरेशन ऑफ इलनेस तो ये चल रही है ना अभी. ठीक है, ओके, थैंक यू. बाकी तो बाद में. हाँ अच्छा, अब पॉइंट प्रेवलेंस आप ही बताएं डॉक्टर साहब, जिनको थोड़ी समझ नहीं आई थी. अब आप ट्राई करें, खैर इफ इट्स रॉन्ग इट्स फाइन, यू नो. बहुत मुझे अच्छा लगता है अगर आप गलती करें, लेकिन समझ के. पॉइंट प्रेवलेंस दिसंबर 31st. केस 1, 3, 5 and 8. ओके कोई और ट्राई करेगा? Sir, all of them except case 6, I think. नहीं डॉक्टर साहब, Only पॉइंट प्रेवलेंस की बात हो रही है. point prevalence, sir. Only 1, 3, 5 and 8. मैं 31 दिसंबर को, एक मिनट सुनो सही ना, मैं 31 दिसंबर को जाऊं और पूछूं कि डू यू करंटली हैव एस्थमा, तो मुझे कौन सा केस कहेगा कि हाँ मुझे है?
तो So जो सारे 1358 58 जो डॉक्टर साहब ने शुरू में बताया, जिन्होंने ट्राई किया शुरू में, उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया। 1 भी कहेगा कि मुझे है अस्थमा, 3 भी कहेगा मुझे अस्थमा है। ये 4 और 2 तो निकल गए, वो तो पीछे रह गए कहीं पे। 5 भी कहेगा मुझे अस्थमा है, और 8 भी कहेगा मुझे अस्थमा है, क्योंकि ये 31st को इनको है ना, डिजीज है ना इनको। 5, 8, 1 जी जी। सर एनी तो क्वेश्चन? डेफिनेशन में लिखा था कि like if you had asthma in the previous years, तो it also means कि like you need to नहीं, have. that was period prevalence. That was period prevalence. That was not point prevalence. Okay, I mixed it up. Yes. This is period prevalence. Have you had asthma during the last 5, 10, 1 year, whatever it is? Okay. Point is, do you currently have asthma? Okay, fine. So the C question is asking about point prevalence at December 31st at this level. Yes, sir. So the right answer is 1 आपको कहेगा कि हाँ मुझे है, 3 कहेगा, 5 कहेगा और 8 कहेगा। जी डॉक्टर साहब, आपके बाहर कॉर्नेटो वाला आया हुआ है, हम सब के लिए आइसक्रीम तैयार रखें। Okay, sir. So anyhow, period prevalence ये कौन बताएगा जी? So case 1. सॉरी, एक मिनट एक बंदा बोले पहले। Case 1. देखिए, पीरियड प्रेवलेंस कह रहा है कि जनवरी से दिसंबर तक आप प्रेवलेंस बताएं। प्रेवलेंस का मतलब क्या होता है? ओल्डेस्ट एंड द न्यूएस्ट जो दोनों ओल्ड प्लस न्यू केसेस। तो अब आप बताएं। All except December. सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई। सर जनवरी से दिसंबर तक तो सारे केसेस हैं एक्सेप्ट फॉर द 6th। You are absolutely right कि सारे केसेस हैं। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। ये सारे जनवरी से दिसंबर के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं। सिर्फ एक केस जो है वो नहीं आ रहा, क्योंकि वो 7 के बाद आ रहा है। ये सब या तो 6 में चल रहे हैं। 7 जनवरी आप देखें ना, केस 1 भी चल रहा है, इसकी ड्यूरेशन चल रही है। 2 भी 2007 में आ रहा है, 3 भी 2007 में आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 नहीं आ रहा। वो बियॉन्ड 2007 है, यहाँ से उसकी स्टार्ट हुई है इलनेस। 7 भी 2007 में ही आ रहा है और 8 भी आ रहा है। So we are left only with 6 in this case. All are present. That's the key. Any questions? G, No, any sir. questions? Okay, now this is a very interesting diagram और बहुत ही आसान है। Relationship between incidence and prevalence, इस पे आपकी बेस्ड MCQs आते हैं, so जरा अपना माइंड। प्रेवलेंस तो देखें, पुराने केसेस होते हैं जो आपके पहले से होते हैं कम्युनिटी में। अगर मैं कम्युनिटी में जाऊं, एक गांव में जाऊं जहां पे 10,000 पॉपुलेशन है, वहां पे तो ऑलरेडी लोगों को डायबिटीज होगी, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है, इन्हीं प्रेवलेंट केसेस हैं। जब इंसिडेंट केसेस आते हैं तो ये बाउल ऊपर, इसका लेवल ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। Yes, sir. तो जब इंसिडेंट इसके अंदर, इस बाउल के अंदर आएंगे, तो प्रेवलेंस भी तो इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? क्योंकि प्रेवलेंस इज ओल्ड प्लस न्यू केसेस। यस सर इंक्रीज होगी। Yes, sir. क्योंकि जब इंसिडेंस इसके अंदर नए नए केसेस आते जा रहे हैं, तो प्रेवलेंस तो ऊपर ही जाएगी ना, ये बाउल तो भरता जाएगा। ये मुझे बताइए कि ये बाउल कम कैसे होगा? जब कोई क्योर हो जाए सर इस डिजीज शाबाश। से, या और इसके अलावा डेथ हो जाए। या डेथ हो जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्लीज आप प्री रीड कीजिए अपने लेक्चर्स को, ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर देता हूँ वीएलई पे। बिल्कुल आपने ठीक बताया, या तो डेथ हो जाए या क्योर हो जाए। तो या तो क्योर हो जाए, बिल्कुल एक डिजीज खत्म हो जाए, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस को ले लो, वो अगर खत्म हो जाए या क्योर हो जाए तो उसके केसेस कम होना शुरू हो जाते हैं ना। या लोग उससे डेथ हो जाए उनसे, उससे भी केसेस कम होते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे आपकी प्रेवलेंस जो है डिक्रीज होती है, ठीक है जी। लेकिन इवेंट नॉर्मल लाइफ में क्या हो रहा होता है? नॉर्मल लाइफ में ये हो रहा होता है कि नए केसेस आ रहे होते हैं और
और डेथ और क्योर की वजह से प्रेवलेंस डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है जी। तो ये साइकिल नॉर्मली ऐसे ही चलता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंसिडेंस जब ज़्यादा होता है तो उससे ऑटोमेटिकली प्रेवलेंस इंक्रीज होती है। और प्रेवलेंस रिड्यूस कैसे होती है? जब क्योर आता है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्योर एंड कंट्रोल। डायबिटीज मेलाइटिस कभी क्योर हो क्या क्योर होती है डायबिटीज मेलाइटिस? नो सर, कंट्रोल होती है। हाइपरटेंशन कभी क्योर होती है? नो सर, कंट्रोल होता है। कंट्रोल होती है। ठीक है। सो वंस देयर इज अ प्रोलॉन्गेशन ऑफ अ डिजीज in the form of diabetes mellitus और hypertension, तो उससे prevalence increase होती है क्योंकि prolong हो जाती है ना डिजीज, क्योर तो नहीं होती है। तो जो जो prolong होती है उसकी prevalence increase होती है, वो हम आगे भी बात करते हैं। ये कोई शहजादा या शहजादी अभी तशरीफ ला रहे हैं माशाल्लाह। मैं पता नहीं कौन आया, मुझे समझ नहीं आई बिकॉज okay. Rahum Kamal, I guess you were there, or Ramsha. You join us right now? शाबाश, हमारा लेक्चर खत्म होने वाला। सो प्रेवलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन, यानी प्रेवलेंस किस पे डिपेंड कर रही है? इंसिडेंस पे डिपेंड कर रही है और ड्यूरेशन ऑफ डिजीज पे डिपेंड कर रही है। इंसिडेंस जब ज्यादा होता है, लेट मी टर्न ऑन द पेन, प्रेवलेंस इंसिडेंस जब ज्यादा होता है तो प्रेवलेंस ज्यादा होती है, ड्यूरेशन भी जब ज्यादा होती है डिजीज की, जैसे मैंने डायबिटीज और हाइपरटेंशन की एग्जांपल दी, तो ये भी इंक्रीज होता है। तो इसलिए आप देखते हैं हमारे पास बहुत दबा के डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स हैं, हर फैमिली में है, हाइपरटेंशन के मरीज हर फैमिली में है, और दबा के इतनी ज्यादा प्रेवलेंस है कि जिसकी सोच है। सो क्यों? क्योंकि उसका इंसिडेंस नए केसेस भी आ रहे हैं और पुराने केसेस की ड्यूरेशन भी ज्यादा है, क्योंकि वो कंट्रोल हो रहे हैं, क्योर तो नहीं हो रहे। डिड यू गेट दिस पॉइंट? सर ड्यूरेशन की समझ नहीं आई कि ये ड्यूरेशन एक एक केस में, मतलब एक बंदे में वो केस कितनी ड्यूरेशन तक चलता है, या फिर एज अ होल ओवरऑल कम्युनिटी नहीं, में? एज अ होल ना, इंसिडेंस भी तो हम देखें ना, इंसिडेंस ये देखें ना, ये सारे एक केस, एक मिनट, ये सारे जो आ रहा है, ये सारा एक केस तो नहीं आ रहा, एक कम्युनिटी का आपको एक एलिमेंट बता रहा है ना, कि ये एक बाउल एक कम्युनिटी है जिसमें प्रेवलेंस है, उसमें जब नए केसेस आते हैं कम्युनिटी में तो वो इंसिडेंस, नए केसेस मींस इंसिडेंस, तो वो जब ज्यादा होते हैं तो आपकी प्रेवलेंस इंक्रीज हो जाती है। और इन्हीं केसेस को अगर हम हाइपरटेंशन की एग्जांपल ले लें, हाइपरटेंशन की एग्जांपल फॉर एग्जांपल लेने, उसका प्रेवलेंस हम देखना चाहते हैं कम्युनिटी में, तो ये बाउल तो भरता जाएगा ना, क्योंकि इसमें डेथ और क्योर कम होता जा रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई हैं, डायबिटीज मेलाइटिस की बड़ी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं, पहले नहीं थे, लोग या मर जाते थे बिकॉज देयर वाज नो गुड मेडिसिन। तो अब ये जर्मनी और ये सारी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे क्यों इतनी ओल्डर पॉपुलेशन है? बिकॉज वो उधर फोत ही नहीं, मरते ही नहीं है, बिकॉज देयर इज सो such a good medical element over there कि उनकी prolongation of life है, increased prevalence of disease है, तो लोग उधर इतनी जल्दी उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा है, क्योंकि prevalence of disease है ज़्यादा है। सो ड्यूरेशन चूंकि बढ़ती है डिजीज की बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड मेडिसिन और इम्प्रूव्ड डायग्नोस्टिक्स, तो उससे आपकी प्रेवलेंस इंक्रीज होती है। पहले लोग फोत हो जाते थे, हमारे वो कायद आजम साहब हमारे फोत हो गए टीबी से, अब तो टीबी से कोई फोत होता है? कोई नहीं फोत होता। क्यों? क्यों? क्योर हो रहा है। तो पहले तो ऐसा नहीं था ना, पहले तो लोग जल्दी जल्दी, तो उसमें ड्यूरेशन कम होती थी, अब तो ड्यूरेशन ज्यादा होती जा रही है। डिड यू गेट दिस पॉइंट नाउ? सो सर ये प्रेवलेंस और ड्यूरेशन का रिलेशन समझ नहीं आया। देखें डॉक्टर साहब, मैं फिर से बताता हूँ, ये बाउल है एक, जिसमें ऑलरेडी केसेस या एक कम्युनिटी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें केसेस हैं आपके पास, तो ये आपके प्रेवलेंट केसेस हैं, ठीक है। इसकी प्रेवलेंस में इंक्रीज कैसे आता है आप बताइए? सर जब इंसिडेंस ज्यादा होंगे तो प्रेवलेंस भी ज्यादा होगा। जब इंसिडेंस इसके अंदर ज्यादा होगा, यानी जब नए केसेस आते जाएंगे
तो ये प्रेवलेंस का लेवल भी तो ऊपर होता जाएगा ना, यही इधर बताया हुआ है, यही इधर बताया हुआ है। और इसके तो सर साथ फिर जी जी बोले सर ये ड्यूरेशन कैसे इंक्रीज हो रहा है उसके साथ? देखें ड्यूरेशन इस वजह से इंक्रीज हो रहा है कि जब हम कंट्रोल कर लेते हैं डिजीज को, क्योर नहीं करते, कंट्रोल कर लेते हैं। मैंने इधर हाइपरटेंशन की एग्जांपल भी दी है। यस सर। तो उससे क्या होता है, आपकी प्रोलॉन्गेशन आ जाती है कि नहीं आती? तो जितनी ज्यादा डिजीज प्रोलॉन्ग होती है उससे उसकी प्रेवलेंस इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? जी सर इंक्रीज होगी। हाँ, तो यही इधर बताया हुआ है कि एक इंसिडेंस जब ज्यादा ऊपर जाता है और उसके साथ ड्यूरेशन जब ऊपर जाती है तो प्रेवलेंस भी ऊपर जाती है। ठीक है जी। अगर इंसिडेंस है, जिस तरह आप उसको देख लो, रेबीज को, रेबीज का पता है ना केस फर्टिलिटी रेट कितना है? रेबीज इज ऑलमोस्ट ऑलवेज फेटल। इसका जो फर्टिलिटी रेट है वो 95% है। तो ऑल्दो इसका इंसिडेंस तो है, लेकिन इसकी यानी इंसिडेंस भी है, लेकिन अगर उसकी ड्यूरेशन नहीं है तो उसकी प्रेवलेंस बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो होता है और मर जाता है बंदा, तो उसकी प्रेवलेंस क्या होगी? कुछ भी नहीं होगा, बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि उसकी ड्यूरेशन नहीं है। वो तो हफ्ते 10 दिन में मार देगा। डिड यू गेट दिस पॉइंट? यस सर। रेबीज को ले लो, कॉन्गो हेमरेजिक सॉरी उसको ले लो, एबोला वायरस को ले लो। दे आर हाईली फैटल डिजीजेस। इसी तरह पेनक्रियाटिक कैंसर किसी को हो जाता है, तो पेनक्रियाटिक कैंसर में क्या होता है, उसकी ड्यूरेशन क्या मैक्सिमम, ये जो स्टीव जॉब्स था आईफोन का जो जो भी था हेड था व्हाटएवर ही वाज, तो वो कैसे ये पेनक्रियाटिक कैंसर से मरा? तो वो क्या 6 महीने में मर गया वो? तो उसमें क्या होता है, इसमें तो प्रेवलेंस बड़ी कम होती है ना, क्योंकि उसमें ड्यूरेशन बड़ी कम है पेनक्रियाटिक कैंसर की। लेकिन अगर एक ऐसी डिजीज है, किसी को अगर स्टीव जॉब्स को डायबिटीज मेलाइटिस हुई होती तो ये कभी भी ना मरता, क्योंकि उसमें ड्यूरेशन ऑफ डिजीज बहुत ज्यादा है। मतलब लोग 15 20 25 30 साल तक जिंदा, 35 साल तक जिंदा रहते हैं। समझ आई इस पॉइंट की? यस सर क्लियर हो गया। थैंक यू सर। अच्छा, अब वो फैक्टर्स हैं जो मैं अभी बात पीछे कर रहा था, वही फैक्टर्स इधर बताए हुए हैं कि प्रेवलेंस इंक्रीज कैसे होती है। तो एक तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, जो मैंने हाइपरटेंशन डायबिटीज की मेलाइटिस की बात की। प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ विदाउट क्योर। अब आप देखते हैं इसमें कि इसमें क्योर नहीं होता, इन डिजीज में क्योर नहीं है। अभी भी किसी एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, एजाज खान साहब। सो प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ होती है लेकिन क्योर नहीं होता। अब डायबिटीज मेलाइटिस का क्योर तो नहीं है ना, प्रोलॉन्गेशन है, कंट्रोल है। इंक्रीज इन न्यू केसेस की वजह से आपकी प्रेवलेंस ज़्यादा होती है। इसके अलावा इन माइग्रेशन ऑफ केसेस, यानी अफगानिस्तान से अगर बहुत सारे केसेस आना शुरू हो जाए कोरोना के, तो क्या होगा यहाँ पे प्रेवलेंस इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? और यहाँ से हेल्दी लोग निकलना शुरू हो जाएंगे, तो हेल्दी लोग जब निकलना शुरू हो जाएंगे, बीमार लोग रह जाएंगे, उससे भी प्रेवलेंस इंक्रीज होती है। और फिर इसके अलावा ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स, यानी अनइम्यूनाइज बच्चे हमारे पास आना शुरू हो जाएं। तो अनइम्यूनाइज ससेप्टेबल का क्या मतलब है? कि जो एट रिस्क हो ऑफ गेटिंग द डिजीज। ससेप्टेबल इज एन एग्जांपल ऑफ अनइम्यूनाइज चिल्ड्रन। तो हमारे पास अगर एक्स फाटा रीजन से अनइम्यूनाइज बच्चे आ जाएं तो यहाँ पे मीजल्स की प्रेवलेंस ज़्यादा हो जाएगी। और प्रेवलेंस और कैसे ज़्यादा होती है? जब आपकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अच्छी हो जाए, आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि इस बंदे को क्या बीमारी है। जब डायग्नोस्टिक अच्छी फैसिलिटीज अच्छी होती हैं, टेस्ट होते हैं, लोगों को पता चलता है, तो उससे क्या लोगों को डायग्नोज होना शुरू हो जाते हैं, उससे भी प्रेवलेंस इंक्रीज होती है। पहले तो पता नहीं चलता था ना कि किस चीज से बंदा मर रहा है, अब तो पता चल जाता है, तो आपके नंबर्स आते रहते हैं। फिर डिक्रीज क्या किससे करता है प्रेवलेंस? शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, जो मैंने अभी आपको बात की पेनक्रियाटिक कैंसर की। शॉर्टर ड्यूरेशन है, 6-7 महीने में बंदे को मार देती है। फिर हाई केस फर्टिलिटी रेट, जो मैंने आपको रेबीज की एग्जांपल दी कि उसमें फर्टिलिटी रेट जो है 95% है, उसमें बड़े ज़बरदस्त हाई है, तो उससे प्रेवलेंस डिक्रीज होती है। फिर न्यू केसेस अगर कम होना शुरू हो जाए तो उससे आपकी प्रेवलेंस कम हो जाएगी। हेल्दी लोग आपकी कम्युनिटी में आना शुरू हो जाए तो उससे आपकी प्रेवलेंस कम हो जाएगी। ठीक है जी। क्योंकि आपके जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज हो जाता है ना। अगर 1000 इंडिविजुअल्स हैं, उनमें से 10 को डिजीज हो रही है, तो अगर हेल्दी इंडिविजुअल्स आ रहे हैं तो 1000 जो है अगर 2000 में हो जाए
हेल्दी लोग आ गए ना आपकी कम्युनिटी में, और ऊपर वही 10 रहे क्योंकि हेल्दी है सिर्फ आए हैं। ठीक है, तो आपकी प्रेवलेंस डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही? ये इज इट लोअर देन दिस और नॉट? हेलो? Yes, Yes, yes. sir. 10 divided by 2000 is lower value or 10 divided by 1000 is the lower value? 10 divided by 10 2000. यस, और ये 2000 क्यों हुए? क्योंकि कम्युनिटी में वो हेल्दी लोग आ गए हैं। तो यही इधर बात हो रही है ना कि 1000 हैं ऑलरेडी और 1000 और आ जाए जो हेल्दी हों, तो आपकी जो प्रेवलेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। और आपके केसेस जो हैं, सॉरी, आउट माइग्रेशन ऑफ केसेस हो जाए, यानी ये 10/1000 थे, तो अगर ये 5/1000 हो जाए, तो इससे भी तो आपकी जो प्रेवलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी ना। तो ये इधर बताया हुआ है। और क्योर रेट्स आपके अच्छे हो जाए, अगर डिजीज ठीक होना शुरू हो जाए, जिस तरह अभी कोरोना है, अगर कोरोना का क्योर आ जाए तो बस फिर तो डिक्रीज हो जाएगी ना प्रेवलेंस इससे। ठीक है जी, ओके। नाउ वी आर कमिंग टू द क्विज आई गेस। इसकी पहली बात हुई कि इंसिडेंस जो है मेजर ऑफ रिस्क है, प्रेवलेंस नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, द रिस्क ऑफ द डिजीज, क्योंकि सिंपल इज दैट कि ये हमारे सामने, हम ये नहीं मेजर करते कि एक बंदा नॉन डिजीज से डिजीज स्टेज की तरफ जाता है, तो हम मेजर कर सकते हैं रिस्क को सिर्फ इंसिडेंस के थ्रू। यूजेस क्या है जी? हम इंसिडेंस रेट को यूज करते हैं इटियोलॉजिकल स्टडीज में, क्योंकि हमें इटियोलॉजी पता चलती है, कॉज पता चलता है इंसिडेंस से। यानी हमारे सामने एक बंदा नॉन डिजीज से डिजीज स्टेज की तरफ जाता है, तो हमें पता चलता है कि आखिर इसका कॉज क्या था, क्योंकि हम उसको स्टडी कर रहे हैं अपने सामने। और अगर एक जगह इंसिडेंस रेट इज सिग्निफिकेंटली हायर इन वन एरिया, देन द कॉज ऑफ डिजीज कैन बी सिस्टमैटिकली सर्च। तो हम उसके कॉज को सिस्टमैटिकली सर्च कर सकते हैं कि ओके, यहाँ पे इंसिडेंस ज़्यादा आ रहा है, कोरोना वायरस ज़्यादा आ रहा है, तो क्या रीज़न है? और पता चलेगा जी, आपको पता चलेगा जी तोरगर में और कोहिस्तान में, आपको पता है दैट्स अ रियल फिगर कि वहाँ पे एक केस भी नहीं आ रहा पिछले 2 महीनों से। सो इटियोलॉजी हमें पता चलती है कि भाई क्या रीज़न हो सकता है। तो एक तो ये भी है कि चलो वहाँ पे ट्रेड एंड ट्रैवल का एलिमेंट इतना नहीं है, सो फिर हमें, अगर हम स्मोकिंग या लंग कैंसर को देखें, तो हम अगर 5 years की स्टडी करते हैं, पता चलता है कि स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ लंग कैंसर, स्मोकिंग द कॉज ऑफ लंग कैंसर। फिर प्रेवलेंस रेट का क्या यूज़ है जी? कि हम प्लानिंग कर सकते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ की, ह्यूमन रिसोर्स की। हमें पता चलता है कि जी यहाँ पे प्रेवलेंस रेट जो है ऑफ सर्टेन डिजीज इज़ वेरी हाई, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे BHUs और RHCs को स्ट्रेंथन करते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स हायर करते हैं। और इसके अलावा हम मॉनिटर कर सकते हैं TB प्रोग्राम्स को, कंट्रोल प्रोग्राम्स को। फॉर एग्जांपल, पहले यहाँ पे अगर प्रेवलेंस 10/1000 थी, तो अब ये 5/1000 हुई है कि नहीं हुई है, तो हमें मॉनिटरिंग से पता चलता है। प्रेवलेंस रेट को हम देखते हैं कि भाई कम हुआ है कि नहीं हुआ, हम इतने पैसे लगा रहे हैं कंट्रोल प्रोग्राम्स पे, तो इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ा क्रॉनिक डिजीजेस में और इवन इन्फेक्शियस डिजीजेस में। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है न्यूमरेटर की, वो हैज़ अ डिजीज़। जिस तरह कोरोना वायरस में भी हम देखते हैं कि डिफरेंट क्राइटेरिया ने अप्लाई हो जाए ना। अब कोई भी बंदा बुखार खांसी के साथ आ रहा है, उसको आप उसमें डाल रहे हैं, कोरोना में डाल रहे हैं, तो आपके न्यूमरेटर के फिगर्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बड़े साइंटिफिकली हम इसको मॉनिटर करें, और हम कहीं अंडर काउंटिंग तो नहीं कर रहे। ये भी एक इशू आता है। US में ये इशू था कि वो उनका ये इशू था कि वो हर चीज़ को बस कोरोना में डाल रहे थे। अगर आप शुरू के फिगर्स देखें उनके, तो उन पर बड़े क्वेश्चन आते हैं कि यार जो आ रहा है तुम उसको कोरोना में डाल रहे हो, तो न्यूमरेटर उनका इंक्रीज होता जा रहा था। यहाँ पे क्या था कि अंडर काउंटिंग हो रही थी, कि जो केसेस थे वो भी हमें नहीं पता चल रहे थे, तो न्यूमरेटर हमारे पास अंडर काउंट हो रहे थे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जो केसेस थे हमारे पास अंडर काउंटिंग उनकी हो रही थी, क्योंकि सारे हम टेस्टिंग हमारी कैपेसिटी नहीं थी, और अभी भी यही हाल है। तो ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर। और डिनोमिनेटर में भी यही है। उसमें भी डिनोमिनेटर में आपके पास जो पॉपुलेशन का नंबर है वो प्रॉपर होना चाहिए, वरना फिर तो
आपका डाटा ठीक नहीं आएगा. So we need to have a good denominator as well. Now there is a very good question. अब आप मुझे बताइएगा, मैं randomly किसी से पूछूंगा. The following graph represent the vaccination rate dynamics of hepatitis B in IV drug abusers in town A. आप देख सकते हैं 2001, 2, 3, 4 and 5 और इधर आपके नंबर ऑफ वैक्सीनेशन जो जो ईयर्स गुजरते जा रहे हैं वैक्सीनेशन ऊपर जाती जा रही है हेपेटाइटिस बी की. Which of the following hepatitis statistics is most likely to be affected by the reported data? तो डाटा आपको गिवन है कि वैक्सीनेशन ऊपर जा रही है, तो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा स्टेटिस्टिक्स होगा नीचे जो आपको फिगर्स दिए हुए हैं? Incidence. Anyone else? जी, anyone else? Sir, hospitalization. हॉस्पिटलाइजेशन का तो इधर जिक्र ही नहीं है भाई. कहाँ पे हो सी रहा भी है? तो ऊपर जाएगा मीडियम. सज्जाद खान, मशाल, मरियम जी. मीडियम सर्वाइवल भी सर ऊपर नहीं जाएगा सर? नहीं क्योर रेट सर. नहीं, क्योर रेट का इधर से क्या ताल्लुक है? देखो सर जब आप लोगों इंसिडेंस को ही होगा. हाँ Incidents. Sir, यस incidence ही है. जी बिल्कुल इंसिडेंस ही है, क्योंकि जब आप लोगों को वैक्सीनेट करते हैं तो वैक्सीनेशन से क्या होता है उनमें उनमें जो Sir, ससेप्टेबिलिटी खत्म incidence हो कम हो जाती है ना, जाती है. वो एक्वायर नहीं कर सकते डिजीज को. जब एक्वायर नहीं कर सकते तो उससे क्या होता है? इंसिडेंस कम होता है कि नहीं होता? हम क्यों कर रहे हैं कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन? क्यों लोगों को कह रहे हैं वैक्सीनेशन करो कि भाई इसका इंसिडेंस कम हो, नए केसेस आना बंद न्यू हो. केसेस ना हो. ठीक है जी. सो ये आपको जो फिगर बता रहा है मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड. ठीक है जी. दैट इज द इंसिडेंस. जब आप वैक्सीनेट करते हैं तो आपके पास नए केसेस आना बंद हो जाते हैं. ओके, नाउ read this statement very carefully and answer me. Same or decrease, sir. नहीं, आप जरा सोच के बताएं. जरा एक बताएं ना आप. Cannot be determined whether the rates would increase or decrease. नहीं यार, ये क्या बात हुई? और सबसे आसान तुमने ईमान का Same. कमजोर तरीन सर दर्जा तुमने डिनोमिनेटर छोटा होगा, इंक्रीज नहीं होगा. तो भाई तुम सवाल कर रहे हो कि जवाब दे रहे हो? जवाब दे रहा हूँ. सर किस सी नहीं किस्म होगा का सर? जवाब? Sir, same होगा. सेम होगा. वाह भाई, अभी सो के उठे हो सर लगता है. कैन नॉट बी Decrease. डिटरमिन्ड होगा Decrease. एंड में, क्योंकि उसमें अगर हटा दें हम लोग वीमेन को तो फिर रह क्या जाएगा? अच्छा, Decrease. ओके. यूट्राइन कैंसर क्या बात हो रही है? ठीक है, ठीक है. यूट्राइन कैंसर की बात हो रही है. फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा था 1000 सी. का. ओके, बात करते हैं. 1000 का डाटा था, उनमें से 5 को यूट्राइन कैंसर होता है. ठीक है. लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि इनमें ये 1000 जो वुमेन थी, इनमें वो वुमेन भी थी जिनकी हिस्टेक्टोमीज हुई थी, और उनको भी मैंने 1000. तो जिनकी हिस्टेक्टोमी जिन वुमेन की हो जाए उनको तो यूट्राइन कैंसर नहीं हो सकता ना. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं डिनोमिनेटर से उन फीमेल्स को हटा रहा हूँ जिनकी हिस्टेक्टोमीज हो गई. तो अब मुझे पता चलता है कि इस 1000 में से 100 को जो है वो हिस्टेक्टोमीज हुई थी, तो 900 मेरे पास रह जाता है डिनोमिनेटर. क्योंकि मैंने इसमें से किसको माइनस कर दिया? उनको माइनस कर दिया, उन 100 फीमेल्स को जिनकी हिस्टेक्टोमीज हुई थी, उनको मैंने माइनस कर दिया. तो मेरे पास 900 रह गया. ऊपर तो न्यूमरेटर वही है ना. तो अब ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? Increase.
इंक्रीज हो रहा है, दैट्स अ बिगर नंबर. 5 out of 900 is a bigger number as compared to 5 out of 1000. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, yes. The rate would tend to increase. C. जी, क्योंकि आपने उनमें से उन 100 फीमेल्स को निकाल दिया जिनकी हिस्टेक्टमीज हुई थी. They cannot get uterine cancer. Did you get it? Yes, sir. जी, अब बताइए. लास्ट क्वेश्चन है आई गेस, फिर छुट्टी करो. Sir, E. Not really. B. B. No. इंसिडेंस जो है वो क्या C. है, फीमेल्स में ज्यादा है मेल्स के मुकाबले में, यानी इंसिडेंस ज्यादा है. ठीक है, इसमें फीमेल्स में 100 है, इनमें मेल्स में 90 है इंसिडेंस. लेकिन प्रेवलेंस दोनों की इक्वल आ रही है, इसकी भी 1000 आ रही है और इसकी भी 1000 आ रही है. A, sir. ये सर ए फीमेल है से और ये मेल है. Case fatality. क्या कह रहे हो भाई, पूरा पूरा जवाब दो ना. Sir, A, sir. ए इज द राइट आंसर. दोनों की प्रेवलेंस सेम है लेकिन इंसिडेंस फीमेल में ज्यादा है. तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि केस फर्टिलिटी जो है वो फीमेल्स में ज्यादा है. एक्चुअली उनमें केस फर्टिलिटी ज्यादा है, उनमें केसेस ज्यादा मर रहे हैं. ठीक है जी. अगर हम इसको कोरोना में लेके देखें तो अभी अक्सर कहते हैं ना कि मेल्स में ज़्यादा है लेकिन प्रेवलेंस दोनों की सेम है. तो क्यों, क्योंकि केस फर्टिलिटी यूजुअली मेल्स में ज़्यादा बिकॉज दे गेट एक्सपोज्ड मोर एंड ऑल दैट. राइट, सो इधर हमारा ये ख़त्म होता है. बाय द वे एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर यू कैन अटेम्प्ट दैट. ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छुट्टी करो. ये समझो तुम्हारे पेपर में आया हुआ. जी, ये सारे अटेम्प्ट करें, मैं किसी से भी रैंडमली भी कराता हूँ. अच्छा ऐसा है, ये मैं आपके एडमोडो पे शेयर करूंगा, हर एक ने अटेम्प्ट करना है और ये एडमोडो पे फिर आप देंगे मुझे. ठीक है, फिर इसकी की बाद में डिस्कस करेंगे. अभी मैं आपका क्विज स्टार्ट कर रहा हूँ आपके वीएलई पे. यू कैन अटेम्प्ट दैट नाउ. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ. जी, कोई क्वेश्चन है आपका? हेलो. नो नो सर. सर. ओके, ये जो एक्सरसाइज है मैं एडमोडो पे अपलोड कर रहा हूँ और मैं आपका क्विज भी स्टार्ट करूँ. थैंक यू. अल्लाह ओके हाफिज. सर, थैंक यू सर. ये मैं इनफैक्ट रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा. कोशिश करूंगा कि मैं इसको अपलोड कर दूं यूट्यूब पे, सो आप लोग आराम से इसको देख भी सकें. अल्लाह हाफिज. Yes.